बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से मुझे कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन करते हैं लोग और पूछते हैं कि ये जुल्म कब ख़त्म होगा और ये जुल्म की अंधेरी रात जो है वो कब ख़त्म होगी और तुलू कब होगी और हम कब अपने वतन पाकिस्तान को खुशहाल वतन देख सकेंगे, एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान भर में एक आग लगी हुई है और एक इस हद तक हालात ख़राब हैं कि गली गली, चप्पे चप्पे, गांव गांव और हर जगह, हर शहर, हर गली, हर घर वो है इस वक्त उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बल्कि रेड किए जा रहे हैं और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों रेड इस वक्त तक, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो कुल छापों की तादाद है, जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, फोर्सेस ने छापे मारे हैं घरों में, घर घर तलाशी के चक्कर में, वो हज़ारों नहीं है, लाखों हैं। सिर्फ लाहौर शहर में 20,000 से ज़्यादा छापे मारे जा चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा छापे मारे जा चुके हैं घरों में। तो ये है कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई पाकिस्तानी जो खौफ व हरास के आलम में रह रहे हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई छतरी नहीं है। उसकी वजह कि छतरी होती है कानून की, छतरी होती है आइन की, तहफ़्फ़ुज़ दिया, अदालतें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और जब भी एग्जेक्टिव जो है, जब भी हुकूमत अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, फोर्सेस, जब भी वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं और अपनी हदूद से तजावुज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो एक हल्की सी आवाज़ आती है वो आती है इंसानी हकूक़ की तंजीमें उठती हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान से अंदर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें मौजूद हैं वो भी साइलेंस मोड में जा चुकी हैं, खामोश। उनको भी मेरा ख्याल है उनके दफ्तरों पर भी ताले लगे होंगे और उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों वो नहीं बोल रही इंसानी हकूक़ की तंजीमें, क्यों नहीं बोल रही वो NGOs जो कि जिनका काम ही ये है कि वो आवाज़ बुलंद करें, वो सब के सब खामोश हैं। ख़वातीन के साथ जो को हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, जेलों में क्या हो रहा है और जेलों से रिहा होने वाली जो चेहरे हैं, वो एक एक चेहरा अगर आप पढ़ें तो बता रहा है कि इनके साथ कितना ज़्यादा जुल्म हुआ होगा जेल में। और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये एक आपको कुछ चीज़ें मैं आपको सुनवाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 9 मई गैर मामूली एक वाक़या है और 9 मई की बुनियाद के बाद, 9 मई की बुनियाद पे ही ये सब कुछ पूरे मुल्क में एक खौफ हरास की का जो है जाल बिछा हुआ है, खौफ हरास का। 9 मई को बुनियाद बना के 9 मई की हकीकत अब चीज़ें सामने आ रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की एक मैं बात सुनवाता हूँ आपको, जनाब राना सनाउल्लाह साहब की वो सुनाऊंगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन पहले मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक ये उड़ाते हैं, यानी कि हमारे दानिश्वर भी उड़ा रहे हैं, टीवी पे भी बैठ के, सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी, कि ये देखें जी, ये 10 दिन जेल नहीं काट सके, ये 15 दिन जेल नहीं काट सके, ये इनके चेहरे देखें कितने उल्टे हुए, ये इनकलाबी थे। तो इनके हौसले किधर गए? मसला ये है कि अगर वो फिर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज के, इन लोगों ने कैसे जेलें काटी। तो मामला क्या है? मामला यह है कि अगर तो आपने दौलत बनाई हो, आपने अरबों करोड़ों अरबों कमाया हो, आपकी अंदरूनी बैरून मुल्क जायदादें हों और वो बना बना के आपने, और आपको पकड़ लिया हो करप्शन के केस में, आपको पकड़ लिया हो, आपकी जायदादें पकड़ी जाएं और उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या होगा? उसके बाद आप गिरफ्तार हों और फिर ऑप्शन क्या होगा कि या जायदाद बचा लें या फिर सजा कैद काटें। फिर होता क्या है, उसी जायदाद के बलबूते पर, उसी जो माल बनाया, उसी माल के बलबूते पर फिर खरीदा जाता है, सिस्टम को खरीदा जाता है और वो अंदर बैठे होते हैं। अंदर इनकी जेलों में कोई मसला नहीं होता। मैं पूरे वसूख से आपको कह दूं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, जितने भी पोलिटिकल लीडर, सिवाय राना सनाउल्लाह साहब के, जितने भी पोलिटिकल लीडर अंदर रहे, उन सबको माशाल्लाह से बेहतरीन उनका इंतज़ाम था, अंदर बेहतरीन इंतज़ाम था, एयर कंडीशन का, बेड, सोफ़ा, खाना पीना, हर चीज़, टीवी, फ़ोन, सब कुछ था। और मरीम साहिबा का तो आपको पता है, नैब की तहवील में पता भी चल गया था। तो इनकी तो ज़िंदगी अंदर भी वैसी ही है। इनको 500-500 गज़ का, 1000-1000 गज़ के घर मिले होते हैं, नौकर मिले होते हैं अंदर, खिदमत गुजार मिले होते हैं, तो इनको कुछ छू भी नहीं सकता अंदर भी। और अंदर फिर मुलाकातें होती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे तो अंदर मुलाकातें हुई थी बाकायदा, 2 स्टार
अंदर गए थे, 2 स्टार अंदर गए थे और अंदर जाके उनसे मुलाकातें हुई और कोट लखपत में अंदर सारे मामला तय हुए। अंदर भी पूरा का सेक्रेटरिएट होता है, पूरे के पूरे दफ्तर होते हैं, तो पूरा सिस्टम जो है वो इनके साथ होता है। और इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो वो जायदादें बचाने के लिए अगर वो कहते हैं कि अगर मैं 6 महीने रह गया, साल रह गया, तो कोई मसला नहीं, मेरी जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है वो तो महफूज है ना, वो महफूज है, उसी से पैसे आ रहे हैं, यही मैं खर्च कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई नहीं साल 2 साल बाद बाहर निकलूंगा, मैं फिर उसी तरीके से हो जाऊंगा और फिर सिस्टम मेरे साथ होगा, सिस्टम को खरीदूंगा, सिस्टम को मैनूवरिंग करूंगा, सिस्टम के साथ इंजीनियरिंग करूंगा और ये सारे के सारे मेरे होंगे। लिहाजा ये सब इसी तरीके से होते हैं। सियासी कैदी जो होता है ना, सियासी कैदी, वो एक आध नेल्सन मंडेला जैसे उनको रखा आपने 25 साल रखा अंदर और वो मर्द आन निकले। तो ये जो है मामला, ये इनके साथ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए, सरूर पैलेस चले गए थे, जरदारी साहब ने 10-11 साल जेल काटी और उसमें भी जब वो इस्लामाबाद थे पिम्स में आई थिंक हॉस्पिटल में थे, तो पूरे का पूरा ब्लॉक था उनके पास, तो उनके पास मुलाकातें भी खुलेआम मुलाकातें भी होती थी और कुत्ते शुत्ते भी होते थे, उनको भी पाला जाता था। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। अब ये लोग हैं बेचारे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो पढ़ी लिखी लौट है, कोई बैरिस्टर है, कोई टीचर है, कोई पीएचडी है, कोई कुछ करके आया, कोई कुछ करके आया, ये तो ख्वाब लेके आए थे ना कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना है। और इन सब को ख्वाब दिखाया किसने था? इमरान खान साहब तो थे ही थे ना, वो तो ख्वाब दिखा रहे थे, वो तो बता रहे थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। इनको जो ब्रीफिंग देने वाले थे वो भी तो यही बता रहे थे कि हमने डट कर खड़े होना है और हमने इनको फारिग करना है, ये इन्होंने मुल्क लूट के खा लिया है, ये पिछले 40 साल से ये खानदान पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं और इन्होंने तबाह कर दिया, ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो वो तो आप लोगों की जुबानों पे एतबार कर रहे थे, ये वही वजीर हैं, वही मुशीर हैं, वही अरकान पार्लिमान हैं जिनको आप ब्रीफिंग दिया करते थे। और वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनको ये ब्रीफिंग देने वाले ही एक दिन उनको इस तरीके से काल कोठड़ी में डालेंगे और इस हद तक किसी को बेटी का, किसी को बेटे का, किसी को मिसेस का, किसी को माँ का, इस तरह की बातें। तो ये कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी जुर्म में थोड़ी गए हैं, इनको तो अब दिखाया जा रहा है आर्मी एक्ट और फौजी अदालतें कि जनाब ये फौजी अदालतें, ये आर्मी एक्ट है, ये सजाए मौत है, ये उम्र कैद है और ये आपके बच्चे हैं, अब आप देख लें क्या करना है। तो वो क्या करें, उन पे उनके चेहरे पड़े, एक एक चेहरा आपको बता रहा होगा कि वो क्या है। और फिर ये तो अपने पैसों से, अपनी जेब से खर्च करके ये पॉलिटिक्स कर रहे थे और ये बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जेब से पैसे खर्च करके ये सब कुछ हो रहा था। और उसके बाद अगली बात ये है कि अगर इन्होंने माल बनाया होता तो जरूर ये पहला मौका है कि नैब की फाइल दिखा के पार्टी वफादारियां तब्दील नहीं करवाई जा रही, पार्टी नहीं तोड़ी जा रही, बल्कि उनको फौजी अदालत और आर्मी एक्ट दिखा के किया जा रहा है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा से जो आवाज़ उठी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई है अक़वाम मुत्तहिदा से, वो इसीलिए आई है। आज भी बहुत सारी, पहले ज़रा सुन लें कि कोर कमांडर हाउस लाहौर, उसको तोड़ने का और उसको आग लगाने का मामला, एक जर्नलिस्ट है हमारे, बहुत सीनियर है और राना सोहेल साहब हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू भी करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका सवाल सुनिए और राना सनाउल्लाह साहब का फिर जवाब सुनिए, गौर से सुनना है और मैं आपको 2 दफ़ा सुनवाऊंगा ताकि कोई गलती न रह जाए। आप वज़ीर दाखिला हैं, उस लाहौर में 4 डिवीजन है, नंबर 2 जिसको 2 मेजर जनरल कमांड करते हैं, फिर आपके डीजी रेंजर हैं कजाफी साहब आपके दोस्त, चौथा लाग एरिया कमांडर का मेजर जनरल होता है, फिर 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड कमांडर हैं वहाँ और फिर कोर कमांडर साहब आते हैं। तो काइंडली आप ये बताएं कि उस वक्त के कोर कमांडर सुलेमान गनी साहब का अब स्टेटस क्या है और इनको कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया? ये पहली बात तो ये है, और बड़े ही समझदार, ये पहली बात तो ये है कि आप बड़े सीनियर और बड़े ही समझदार सहाफ़ी हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन या ये डिटेल्स जो हैं ये ऑन एयर डिस्कस करना जो है ये मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो है ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि किसका क्या स्टेटस है ये मेरा डोमेन नहीं है।
ना ही मैं इसके ऊपर जो है वो बात कर सकता हूँ। बाकी रही बात कि ये किस तरह से दाखिल हुए और इन्हें किस तरह से रोका गया और किस तरह से नहीं रोका गया। अच्छा जी, अब आपको मैं दोबारा सुनाता हूँ जरा बता के वो राणा साहब ये पूछ रहे हैं कि 2 GOC 2 मेजर जनरल, उनकी कमांड वो कहाँ थी। उसके बाद एक मेजर जनरल जो कि DG रेंजर्स पंजाब हैं, और वो बता रहे हैं राणा साहब को कि वो आपके दोस्त हैं गजाफी साहब, वो कहाँ थे। उसके बाद 5 ब्रिगेडियर के अंडर कमांड होती है, वो कहाँ थे। और फिर कोर कमांडर्स लाहौर का अपना स्टेटस इस वक्त क्या है गनी साहब का। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि ये मेरी डोमेन नहीं है और ये बड़े आप हसास सवालात पूछ रहे हैं। तो दोबारा सुने और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि 9 मई के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं, कितने राज छुपे हुए हैं। जरा सुनिए जी। आप जो बीटे दाखिला हैं उस लाहौर में 4 डिवीजन है। नंबर 2 डिव जिसको 2 मेजर जनरल कमांड करते हैं। फिर आपके DG रेंजर हैं कजाफी साहब, आपके दोस्त। चौथा लाग एरिया कमांडर का मेजर जनरल होता है। फिर 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड कमांडर हैं वहां, और फिर कोर कमांडर साहब आते हैं। तो काइंडली आप ये बताएं कि उस वक्त के कोर कमांडर सुलेमान गनी साहब का अब स्टेटस क्या है और इनको कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया। जी, पहली बात तो ये है कि आप बड़े सीनियर और बड़े ही समझदार सहाफ़ी हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन या ये डिटेल्स जो हैं ये ऑन एयर डिस्कस करना जो है ये मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो है ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि किसका क्या स्टेटस है ये मेरा डोमेन नहीं है, ना ही मैं इसके ऊपर जो है वो बात कर सकता हूँ। बाकी रही बात कि ये किस तरह से दाखिल हुए और इन्हें किस तरह से रोका गया और किस तरह से, तो ये है सिचुएशन जी। तो मेजर जनरल एक नहीं, 2 नहीं, 3 मेजर जनरल, बल्कि 4 मेजर जनरल, यस 4 मेजर जनरल कोर कमांडर के नीचे, उनकी हिफाजत पे मामूर, उनकी सिक्योरिटी, और उसके बाद 5 ब्रिगेडियर्स उनके नीचे कमांड। तो वो पूछ रहे थे कि ये कहाँ थे, ये इन्होंने क्यों नहीं इसको सिक्योर किया। तो ये वो सवाल उठ रहा है, वही बात है कि एक रिपोर्ट पेश की गई है इंडिपेंडेंट। मैंने भी आपको कहा था कि बहुत ही खुफिया तरीके से, बहुत ही खामोशी से एक विजिट हुआ है और इसकी एक और रिपोर्ट भी तैयार हुई है जिसको कहा जाता है कि ये उसमें MI ने तैयार की है। और मैं इसको ये नहीं जानता मैं कि किसने तैयार की है, क्योंकि जाहिर है जो क्लियरली, लेकिन किसने तैयार की है ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक रिपोर्ट सबसे अबव ये एक रिपोर्ट तैयार हुई है और ये मिलिट्री साइड से हुई है। इतना मुझे पता है कि मिलिट्री साइड से ये रिपोर्ट तैयार हुई है कि आखिर ये माजरा क्या है। क्योंकि इतनी बड़ी सियासी जमात सबसे, क्योंकि बुनियादी नुक्ता जो है पहला जो है वो है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर कहीं और ये वाकया नहीं हुआ, कहीं और ये वाकया नहीं हुआ। कोर कमांडर हाउस लाहौर को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा गया और ये सब कुछ क्यों होने दिया गया। वो इतनी सिक्योरिटी की जो लेयर्स और टीयर्स हैं वो सारे के सारे किधर थे, ये सारे मरहले किधर थे। क्योंकि सामने तो CCPO का लाहौर का ऑफिस घर था, उधर ही उसको तो कुछ नहीं हुआ। रास्ते में कोई गमला नहीं तोड़ा गया, रास्ते में कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये सब कुछ क्यों हुआ। फिर यास्मीन राशिद साहिबा कह भी रही हैं कि वापस आए, हमारा ये काम नहीं है, हमने ये काम नहीं करना, हमारी मंजिल कोई और है, हमने कहीं और जाके बैठना है, ये सब कुछ। तो ये है जी मामला। इसीलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स कमीशन के लार्जर बेंच, उसके खिलाफ जो लार्जर बेंच ने समाअत की है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस ने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो अटॉर्नी जनरल के पास उन सवालों का जवाब नहीं था। और अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस इजाज साहब, सब के सब ऑनरेबल जजेस वो बार बार सवाल कर रहे थे कि ये आप इदारों को एक तो तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ रहे हैं, जजों को तकसीम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने बार बार एक बात की कि 9 मई के वाक़े के बाद आपने अदलिया को बुरा भला कहना छोड़ दिया है, आपने जजों को बुरा भला कहना छोड़ दिया है हुकूमत ने। और 9 मई के बाद क्यों छोड़ा है? इसलिए कि जो मसला जुडिशरी
काबू नहीं आ रही थी आला अदलिया को भी तो कुछ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा था, कहा जा रहा है। तो ये वैसे तो नहीं है कि चीफ जस्टिस भी ज़ेर अताब हैं, ऑनरेबल जजेस भी और उनके अहल खाना भी, उनकी फैमिलीज भी, उनकी बुजुर्ग ख़वातीन भी। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ तो है जिसको गड़बड़ है। तो इसलिए जनाब ये मैंने आपको सुनवाया है। तो अदलिया को भी अंदाज़ा है, ऑनरेबल जजेस को भी पता, क्योंकि हर सारे जज जानते हैं, चीफ जस्टिस साहिबान जानते हैं। अब देखें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ क्या हुआ है। उनके दामाद को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जा रहा है, उनके दामाद को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जा रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया जा रहा है। उनको तोड़ने के लिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है और उनके आसाब पे हमले किए जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो जब मामला यहाँ तक आ जाए तो समझें कि नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें बहुत उससे कहीं ज़्यादा हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। तो आ जाएंगी समझ। तो बहरहाल ये था अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको कुछ मज़ीद लेके आऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।